Okay, so today we're going to be discussing about overhead allocation or apportionment schedule. पहले तो हमें we need to know what overheads are exactly. Overheads are indirect costs. ठीक है? Costs हमारे पास दो कैटेगरीज की होती हैं. Direct and indirect. सही है? Direct costs क्या होती हैं? That are directly attributable to production. Please write this down if you don't know about it. Attributable to production. In other words, production cannot be carried out without incurring these costs. Production cannot be carried out without incurring these costs. ठीक है? पहले क्या होता था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये होता था. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग पोर्शन है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग पोर्शन है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग is all with that debit, credit and partnership and sole trader, all that thing. Management accounting or cost accounting is totally different section. ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही एक टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के नाम से. अभी एएस में इट्स इररिलेवेंट. ओ लेवल्स में ये पढ़ा हुआ होता है वैसे यूजुअली स्टूडेंट्स ने. उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट बाय कैटेगरी डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज डिफाइन कर दी. कॉस्ट बाय कैटेगरी, दो ही कैटेगरीज होती है कॉस्ट की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट इनकरिंग दिस कॉस्ट. जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई. सही है? रॉयल्टीज हो गई. ये वो कॉस्ट हैं जिनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है? इट्स अ कंपल्सरी कॉस्ट. आप कुछ गुड्स बना ही नहीं सकते बगैर इन कॉस्ट को इनकर किए. ठीक है? एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए पूरा टॉपिक. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओवरहेड्स का मतलब ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दूसरा नाम है एक्चुअली, which increase the efficiency of the production. Although they are not compulsory costs, but adds value to the production or adds efficiency, increases the efficiency of the production. Okay, ये लिख लें हमने पास. It increases the efficiency of the production. जैसे कि एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं स्टडी चेयर्स की. ठीक है, हम अगर स्टडी चेयर्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उसमें भी क्वालिटीज़ हैं, टाइप्स हैं. एक प्लास्टिक की है नॉर्मल, एक अपना आयरन की हैं, और क्या नाम है, विद कुशन एंड वुडन राइटिंग टैबलेट. मुझे बताएं, अब मैंने थोड़ी सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं यहाँ पे. दो टाइप्स लिख दी हैं स्टडी चेयर्स की. ठीक है ना? एक प्लास्टिक की है टोटली, और एक आयरन की बनी हुई है. उसका फ्रेम सारा आयरन का बना हुआ है विद कुशन एंड wooden writing tablet. Which one will be more expensive? Either of the two. I want an answer that. This one, right? By the name and by the characteristics or features of it, एक कंज्यूमर को भी पता होता है, एक सेलर को भी बनाने वाले को भी पता होता है कि ये महंगी होगी.
ओके, वाई? दोनों का पर्पस तो फुलफिल कर रही हैं, दोनों स्टडी चेयर्स हैं, ऑलराइट? यानी कि दोनों में बेसिक्स तो होंगे, रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा होगा, रॉयल्टी भी यूज हो रही होगी, डायरेक्ट लेबर भी यूज हो रहा होगा, ठीक है? दोनों में डायरेक्ट कॉस्ट तो होंगी, सही है? कंपल्सरी कॉस्ट तो दोनों में इनकर हो रही हैं, क्योंकि दोनों का पर्पस स्टडी चेयर्स का ही है। हाउएवर, जो एक्स्ट्रा चीजें हमें नजर आ रही हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स। नाउ यू नीड टू बी वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म। बच्चों को ये याद ही नहीं रहता ओवरहेड्स होते क्या हैं, जिसकी वजह से वो पूरा टॉपिक में स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है? तो इन दो चीज़ों की वजह से यू कैन क्लियरली सी दैट एफिशिएंसी और वैल्यू एडिशन is being done in the production process. Clearly? Any problem, guys? Zohaib, Afnan, Fareed, any problem? You can clearly see these things are adding value to the production, right? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें दो कैटेगरीज तो क्लियर हो गई हैं कि कॉस्ट की दो ही कैटेगरीज होती हैं। जैसे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो उस जमाने के टीचर्स पता क्या करते थे? उस वक्त के टीचर्स दो ही कैटेगरीज रखते थे स्टूडेंट्स की, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है और एक नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, ठीक है? तो उस वक्त के टाइम में दो ही कैटेगरीज होती थी। हाउएवर, जब हमने पढ़ाना शुरू किया, हमने आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट्स का बिहेवियर, कि हर स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंस भी लैक नहीं कर रहा होता, और हर स्टूडेंट की एक्सपर्टीज हर जगह पे सेम नहीं होती। तो यहाँ पे हम कॉस्ट बाय बिहेवियर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है? कि कॉस्ट सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कैटेगरी क्या है उसकी, कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है? और उसकी डिपेंडेंसी ऑन एक्टिविटी लेवल। देखिए, मैं इसमें आपकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी कवर कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। डिपेंडेंसी ऑन एक्टिविटी लेवल, कि एक्टिविटीज़ किस टाइप की होती होंगी, खुद बताएं मुझे। एक फैक्ट्री में किस टाइप की एक्टिविटी होती है? एक प्रोडक्शन होती है, एक गुड्स बना रहा होता है, फिर वो सेल्स कर रहे होते हैं, ठीक है? या फिर एडमिन जॉब हो रही होती है कोई। ये तीन मेजर एक्टिविटीज़ ही हो रही होती हैं, प्रोडक्शन, सेल्स और एडमिन। तो आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि वो किस में कंट्रीब्यूट करनी, कौन सी एक्टिविटी लेवल पे डिपेंडेंट है। इसको कहते हैं कॉस्ट आइडेंटिफाइंग अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम गाइस? पहले तो हमने कैटेगरी ही डिफाइन करनी होगी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। उसके बाद ये देखना होगा कि वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई कॉलेज टीचर हायर करता है इस बुनियाद पे, इस फाउंडेशन पे, कि उस टीचर की मार्केट में फॉलोइंग बहुत है, उसके पास ट्यूशंस बहुत आती हैं, स्टूडेंट्स रियली लाइक हिम और हर। नाउ कैन आई से दैट टीचर इज कंट्रीब्यूटिंग इन द टीचिंग फैकल्टी? फाइन, उसको सैलरी मिलनी चाहिए जो कि फिक्स्ड होगी, और वो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पुल इन करेगा उसका एक सर्टेन उसको कमीशन भी मिलना चाहिए। अब मुझे बताएं, कमीशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा? कॉमन सेंस। वेरिएबल होगा, वेरी गुड। तो दिस कॉस्ट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल। देखिए, मैं अभी कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहा, वो एक सर्टेनली बिल्कुल दूसरी चीज़ है। अभी हम क्योंकि हमें ओवर्ड पोर्शन स्केड्यूल सीखना है, तो उसके लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये, मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ कि डिपेंडेंसी ऑन एक्टिविटी लेवल कैसे आइडेंटिफाई होती है। सैलरी तो उसको फिक्स्ड मिलेगी, नंबर ऑफ सेक्शंस पढ़ाने की, उसके जॉब की, फिर वो जितने भी स्टूडेंट्स लाएगा, और वो एक्टिविटी किस पे, उसकी कंट्रीब्यूशन किस में हो रही है? सेल्स में हो रही है या पढ़ाई में हो रही है? सेल्स में हो रही है, ऑलराइट?
और अगर उसने कोई एडमिन जॉब भी दे दी, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं टाइम टेबलिंग में भी हेल्प कर दूंगा, ऐसे टीचर्स भी हम जानते हैं, या अटेंडेंस में आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दूंगा, तो इसकी भी एक्टिविटी की टास्क अलग हो गई। अब देखें कॉस्ट का बिहेवियर आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ही बंदा 3 अलग अलग डिपार्टमेंट से कंट्रीब्यूट कर रहा है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें उसकी कंपल्शन है, मतलब उसके बगैर मतलब उसकी एक प्रेजेंस नहीं काउंट हो सकती, दैट इज प्रोडक्शन, जिसमें वो पढ़ा रहा है। ठीक है, जो मतलब ये एक ऐसी स्कूल की एक्टिविटी है जिसके बगैर स्कूल चल नहीं सकता, यू अंडरस्टैंड। द रेस्ट ऑफ द टास्क वेरिएबल है। अच्छा, इसकी भी एडमिन की भी तनख्वाह क्या होगी, वेरिएबल होगी फिक्स्ड होगी? जॉब का टास्क बड़ा लिमिटेड किस्म का है, तो ये एक फिक्स्ड जॉब होगी। ठीक है, ऑलराइट। सो ये तो एक थोड़ा सा ब्रीफ वो था, छोटा सा इंट्रो था। कमिंग बैक, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये बात क्लियर हो गई है कि एड्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। हम स्कूल की बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक फैकल्टी का आपने देखा होगा ऑफिस बिल्डिंग में फैकल्टी के लिए रूम्स एलोकेटेड होते हैं, और टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होता है। उन टीचर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास जैनिटोरियल स्टाफ भी होता है, ठीक है, एडमिन सपोर्ट स्टाफ भी होता है, अगर हम स्कूल की बात कर लेते हैं। वैसे अभी मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है। फोटोकॉपियर, कैंटीन, टीचर्स को वैसे खाना फ्री प्रोवाइड किया जाता है, टी अच्छा कॉफ़ी, वो टी और कॉफ़ी एक ही चीज़ है। और कुछ स्कूल्स में अटेंडेंस वो एक बंदा आता है, वो लेके चला जाता है। और आई मीन, कैन आई से ऑल दीज departments are facilitating teachers to increase what efficiency, alright, ताकि टीचर्स अपने पढ़ाने में बेहतर से बेहतर रहें। alright, any problem at this guys? इसी तरह अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जांपल आपको लिखवा देता हूँ कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्नीचर का डिपार्टमेंट है, एक कटिंग का चल रहा है, ठीक है, एक फिनिशिंग का चल रहा है, और चले इसको दो फॉर्म्स में रखते हैं, कटिंग और फिनिशिंग। और एक कैंटीन चल रही है इन एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, एक ऐड, और क्या नाम है, एक चल रहा है स्टोर का, जहाँ पे वुड स्टोर है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए प्रोडक्शन के और सर्विस के। कैंटीन इन एम्प्लॉयज़ को जो यहाँ काम कर रहे हैं खाना प्रोवाइड कर रही है, लंच प्रोवाइड कर रही है और सपर प्रोवाइड कर रही है। और स्टोर्स जितनी भी वुड आती है उसको स्टोरेज का एक डिपार्टमेंट है, वो स्टोरेज होती है तो उसके लिए आसानी होती है ना फॉरेन कटिंग की और फिर उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट में स्टोर करने की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन में आएंगे इस तरह के लिखे हुए, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उसका। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू
फिनिश गुड्स जो मैं बता चुका हूँ आपको, वेयर एज सर्विस डिपार्टमेंट असिस्ट प्रोडक्शन, ये भी बता दिया। अब जॉइंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड एलोकेटेड, the joint cost of overheads are allocated into the department according to the following basis। ये बेसिस हम डिस्कस करते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हैं, जितने भी ओवरहेड्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स में किसके अकॉर्डिंग एलोकेट होंगे। अब ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए याद करना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, व्हाई। अच्छा, रेंट किसका होगा? पूरी फैक्ट्री का ही होगा ना, कॉमन सेंस। मैं अगर ट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, और रेंटेड प्रेमिसेस हैं, तो पूरे अपार्टमेंट के या पूरे बेसमेंट के ही रेंट पे कर रहा हूँ ना, 2 रूम्स का तो रेंट नहीं पे कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, तो जितनी भी जगह होती है आपको ओवरहेड के नाम से आइडेंटिफाई करना होगा कि उसकी एलोकेशन की बेस क्या होगी। यू कैन इजीली डू दैट, ठीक है, उसकी डायनामिक्स ऑब्जर्व करके। रेंट पूरी फैक्ट्री का होगा, देयरफॉर फ्लोर एरिया। इंश्योरेंस, अब जैसे अफनान ने पूछा सर वो इंश्योरेंस मशीन की होगी, मशीन कहाँ पर रखी जाएगी? फैक्ट्री के अंदर ही होगी ना, कॉमन सेंस। तो पूरी फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस होगा उसके अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, उसके अंदर मशीन भी होगी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? टेबल्स भी होंगी, चेयर्स भी होंगी, तो सबका ही इंश्योरेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपने डायनामिक्स आइडेंटिफाई किए या, तो वो फिर इंश्योरेंस ऑफ मशीन होगा, ठीक है। दे एक्चुअली टेल यू कि वो इंश्योरेंस किसका होगा, ठीक है। इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज लिखा हुआ होगा तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी, फिर फ्लोर एरिया नहीं होगा, फिर क्या होगा? इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज है तो फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इलेक्ट्रिसिटी पूरी फैक्ट्री की ही हो रही होगी ना प्रोडक्शन, तो उसमें कैंटीन भी है, उसमें स्टोर्स भी है, तो पूरी फैक्ट्री का है तो फिर फ्लोर एरिया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए होती है? आप मुझे बताएं, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन किसको मॉनिटर कर रही है? स्टूडेंट्स को? नो, पहले टीचर्स को कर रही होती है, फिर जैनिटोरियल स्टाफ को कर रही होती है, उनके लिए ही एडमिनिस्ट्रेशन हायर हुई भी होती है। स्टूडेंट्स तो बहुत बाद में आते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? वो फैसिलिटेट किसको कर रहे हैं? टीचर्स को कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके अकॉर्डिंग एलोकेट होगा? पूरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सुपरविजन, जो डीन हायर हुआ हुआ है कॉलेज का या प्रिंसिपल है, ही इज सुपरवाइजिंग और शी इज सुपरवाइजिंग ऑल द टीचर्स, राइट? ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं, तो ये भी एलोकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कैंटीन डेफिसिट, खाना किसको प्रोवाइड किया जा रहा है कैंटीन की तरफ से? स्टूडेंट्स तो बाय करते हैं ना, टीचर्स को फ्री प्रोवाइड हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। पावर, पावर के लिए एक आपको सर्टेन दिया हुआ होगा किलोवाट पर आवर, वॉल्यूम और क्यूबिक कैपेसिटी। वो आप क्वेश्चन में हम देख के मैं बता दूंगा आपको। देन इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे मैंने आपको अभी चेयर्स के बारे में बोला था, कुशन का, ठीक है, तो वो किसको फैसिलिटेट कर रहा है? क्वेश्चन चेयर्स को वैल्यू ऐड कर रहा है ना। चेयर्स की कॉस्ट जो भी होगी, जो मटेरियल उसमें ऐड हो रहा है, वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। चेयर्स में जितना भी मटेरियल लग रहा है उसमें उसी मटेरियल को की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल भी आप बेयर कर रहे हैं कॉस्ट, तो उसकी एलोकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम फॉर इनडायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन किसकी होगी? हमेशा नॉन करंट एसेट की। अब नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है इस टर्म का। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन लिख देते हैं यहाँ पे कि मशीन कितना यूज़ हो रही है। अभी इसको इस तरह ही याद कर लें कि कितना यूज़ हो रहा है डेप्रिसिएशन का, कितना यूज़ हो रहा है मशीन का, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी? कॉस्ट और वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन रिपेयर्स भी कॉस्ट और वैल्यू ऑफ मशीन। अच्छा, कभी कभी पास्ट पेपर्स में इसके लिए मशीन आवर्स भी यूज़ हुआ हुआ होता है कि कितने घंटे मशीन यूज़ हुई हुई है, ठीक है। ये रिसेंटली होना शुरू हुआ है, कोई 5-6 साल से। पहले ये बेस यूज़ नहीं होती थी,
ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब इसने इसको एलोकेशन के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेंटेनेंस भी ज़्यादातर मशीन की ही होती है, तो अगर पूरी फैक्ट्री की हो रही है तो मेंटेनेंस आवर्स दिए हुए होंगे, और अगर मशीन की हो रही है तो फिर मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग एलोकेशन होगी। एलोकेशन मैं बता देता हूँ आगे जाके क्या होगा। ये वाला टेक्निकल पार्ट है जो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, और ये भी हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। सही है, इसके स्क्रीनशॉट्स या नोट्स बना लीजिएगा। सही है, चलें, ओके।